हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, आज ये हम लोगों का पहला सेट होगा। तो आइए बिना वक्त को गंवाए हुए शुरू करते हैं अपने आज की इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा जा रहा है? सर आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है किलोवाट घंटा, किलोवाट, जूल और वाट घंटा। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट तो किलोवाट घंटा होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा सर? किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। ध्यान रखिएगा मेरे मित्र कि इस किलोवाट घंटा से आपको 3-4 क्वेश्चन बन पड़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये अभी जस्ट पूछा जा रहा है कि ये जो है किलोवाट घंटा, ये ऊर्जा का क्या होता है? तो व्यावसायिक यूनिट होता है। मतलब क्या कि कॉमर्शियल यूनिट माना जाता है। अच्छा ध्यान रखिएगा कि एक यूनिट कितना का होता है? तो आप कहेंगे कि सर 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है? 1 यूनिट होता है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1 यूनिट बराबर होता है किसके? तो आप कहेंगे सर 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है? 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है? तो आप सभी कहेंगे सर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट आवर में कितना? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सर 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? तो आप कहेंगे सर 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। कितना वाट होता है सर? 1000 वाट होता है। तो आपके इस पॉइंट से 3-4 क्वेश्चन बन पड़ते हैं। पहला 1 किलोवाट में कितना वाट? 1000 वाट। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना जूल? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। एक यूनिट कितना का होता है? तो सर 1 किलोवाट आवर का होता है। एक यूनिट बराबर कितना? तो 1 kWh या 1 किलोवाट घंटा आप कह सकते हैं। एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट तो किलोवाट घंटा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्चुअली इसके टाइपिंग फॉर्मेट में कुछ एरर था जिसको लेकर के मुझे इस पे बोर्ड पे लिखना पड़ा। क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? आपका ऑप्शन है शुक्रवाहिका, गर्भाशय, गर्भाशय नाल और चौथा ऑप्शन है आपका अंडाशय। एक बार फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? पहले तो आप ऑप्शन को समझ लीजिए। ये है पहला ऑप्शन शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मतलब क्या कि शुक्राणु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। तो ये शुक्रवाहिका पुरुष में पाया जाता है और ये पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है जो अंडकोश के दोनों तरफ पाया जाता है। गर्भाशय है स्त्री का जननांग है और गर्भाशय नाल जो है इसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि माँ के गर्भ में जो नवजात शिशु पल रहे होते हैं उसको पोषण और रक्त मिलता है। और अंडाशय हम लोग किसको बोलते हैं? तो सर अंडाशय को हम लोग ओवरी भी बोलते हैं। अंडाशय किसको बोलते हैं सर? तो ओवरी को। और ध्यान में रखिएगा कि अंडाशय को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिंबाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? डिंबाशय। तो आप कहेंगे कि सर गर्भाशय, गर्भाशय नाल और अंडाशय ये तीनों किसका हिस्सा है सर? तो ये तीनों सर स्त्री के प्रजनन अंग का हिस्सा है। या आप कह सकते हैं कि सर ये तीनों स्त्री प्रजनन अंग का हिस्सा है। जबकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा कौन है, तो आप क्या कहेंगे? शुक्रवाहिका जो है वो किसका हिस्सा है सर? पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डैश पौधों के बीच में। अच्छा देखिए यहाँ पे पौधों के बीच में जो लिखा हुआ है ना उसको आप सही कर लीजिएगा। पौधों के बीच में जो लिखा हुआ है तो आप इस बीच को काट करके यहाँ पे क्या लिखिएगा सर? बीज लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? बीज।
तब आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पौधों के बीज में एक खाद भंडारण के रूप में, मतलब क्या कि पौधे के बीज में जो खाद भंडारण के रूप में कार्य करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर उसको तो हम लोग बीज पत्र कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी, बीज पत्र क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे मित्र कि आपके ऑप्शन नंबर डी में जो मूलांकुर दिया हुआ है ये पौधे के जड़ में पाए जाते हैं, और कभी कभी ये भी सर पौधे के खाद भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे जड़ से संबंधित पूछा जाए कि पौधे के जड़ में कौन सा खाद भंडारण का कार्य करता है, तो आप मूलांकुर का नाम लेंगे। और अगर ये पूछा जाए कि पौधे के बीज में खाद भंडारण का कार्य कौन करता है, तो आप किसका नाम लेंगे सर, बीज पत्र का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे, बीज पत्र का नाम लेंगे। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है। अब आप लोग इसको एकदम फंसाने का कोशिश कीजिएगा, सोचने लगिएगा कि सर ये किस आवर्त में होगा। तो मेरे मित्र इसके लिए आप एक छोटा सा कंसेप्ट अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। क्या कि किसी परमाणु में जितनी कक्षा होती है, किसी परमाणु में जितनी कक्षा होती है वो परमाणु उतनी ही आवर्त में पाई जाती है, उतनी ही आवर्त में पाई जाती है। पहला कंसेप्ट ये कि क्या कि किसी परमाणु में जितनी कक्षा होती है वो परमाणु उतने ही आवर्त में पाई जाती है। अब देखिए कि ये पहला कक्षा हुआ जिस किसी भी परमाणु का, ऐसे तो 2 8 2 है आपका, तो ये आपका 12 मैग्नीशियम का हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा कक्षा में कितना है सर, 2 इलेक्ट्रॉन। हमने आपको क्या बताया कि किसी परमाणु में जितनी कक्षा होती है, इसमें कितनी कक्षा है सर, तो आप कहते हैं सर 3 कक्षा है। कितनी कक्षा है, 3 कक्षा है। तो वो परमाणु उतनी ही आवर्त में पाई जाती है। मतलब क्या कि अगर इस परमाणु में 3 कक्षा है तो ये कितना आवर्त में पाया जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये तीसरा आवर्त में पाया जाएगा। मतलब कि मैग्नीशियम जो है आपको किस आवर्त में मिलेगा, तो सर तीसरा आवर्त में मिलेगा। अब देखिए आपसे ये भी पूछा जाता है कभी कभी, अगर ये पूछ दिया जाता कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो ये परमाणु किस वर्ग में पाया जाएगा, ये परमाणु किस वर्ग में पाया जाएगा, तब आप क्या कहते। तो ध्यान रखिएगा एक और कॉन्सेप्ट कि किसी परमाणु की संयोजकता, किसी परमाणु की संयोजकता, किसी परमाणु की संयोजकता आवर्त सारणी में उसके वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, उसके वर्ग या समूह को क्या करता है सर, रिप्रेजेंट करता है। तो आपका ये चीज़ यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कि अगर आपसे पूछ दे कि मैग्नीशियम किस वर्ग में पाया जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर मैग्नीशियम का चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 है, तो जाहिर सी बात है कि सर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। दैट्स वाई देयर वैलेंसी इज Mg2+। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना हो गया सर, 2। तो ये किस वर्ग में पाया जाएगा, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, किसी परमाणु की संयोजकता आवर्त सारणी में उसके वर्ग समूह को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, तो आवर्त सारणी में ये किस वर्ग में पाया जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये वर्ग 2 में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा सर, वर्ग 2 में पाया जाएगा। तो बस आपको ये छोटा सा बात याद रखना है कि किसी परमाणु में जितनी कक्षा होती है या किसी परमाणु की जितनी कक्षा संख्या होती है, आवर्त सारणी में उसी आवर्त में वो
परमाणु रहता है, और किसी परमाणु की जितनी संयोजकता होती है आवर्त सारणी में, वो जो परमाणु की संयोजकता होती है वो उसके वर्ग के मतलब क्या कहते हैं स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, या सिंपल वे में कह सकते हैं कि किसी परमाणु की संयोजकता आवर्त सारणी में उसके वर्ग या समूह को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी तत्व की संयोजकता 1 है तो वो किस वर्ग में पाई जाएगी, वर्ग 1 में पाई जाएगी। किसी की संयोजकता 2 है तो वर्ग 2 में पाई जाएगी। किसी की संयोजकता अगर 3 है तो वो वर्ग 3 में पाई जाएगी। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है, तो पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम आपका किस आवर्त में पाया जाएगा, तीसरा आवर्त में। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किसी वस्तु की निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। यहाँ पे होता है कि किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तो उसमें क्या होगी। अब निश्चित ऊंचाई से उसको भूमि पर गिराया जाता है तो भाई पहले वो स्थिर था, अब वो चलायमान हो गया, मतलब किसी वस्तु के चलने के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो सर आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे तापीय ऊर्जा किसको कहते हैं, थर्मल एनर्जी किसको कहते हैं, तो सर उष्मा से जो एनर्जी निकलती है उसी को हम लोग तापीय एनर्जी कहते हैं। बाकी के रासायनिक ऊर्जा को आप सभी समझ रहे होंगे, किसी केमिकल से जो ऊर्जा निकलती है उसको हम लोग रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा तो आप सभी समझ रहे हैं कि किसी वस्तु की स्थिति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है, जबकि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो 12 mv² होता है। मेरे मित्र स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको हर एक स्टूडेंट को याद रखना चाहिए ताकि एग्जाम में अगर इससे रिलेवेंट या इसके आसपास भी कोई क्वेश्चन आपको टच करे तो उसका जवाब आसानी से दे पाओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पारा का अयस्क है। आप सभी जान रहे होंगे कि सर पारा का जो अयस्क है उसका क्या नाम है, सिनेबार। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपके ऑप्शन में स्टिबनाइट। तो स्टिबनाइट किसका अयस्क होता है सर, तो आप सभी कहेंगे कि एंटीमनी का अयस्क कौन होता है, स्टिबनाइट होता है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। स्टिबनाइट का अयस्क कौन है सर, तो एंटीमनी। ठीक है, पारा का अयस्क सिनेबार। और जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है बॉक्साइट, तो आपको पता होगा कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन है सर, एल्युमिनियम किससे निकाली जाती है, तो बॉक्साइट से निकाली जाती है। किससे सर, बॉक्साइट से। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा जा रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि डैश एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है केचुआ, नेरिल, जोंक और फिर आपका ऑप्शन डी एस्केरिस। आपसे पूछा जा रहा है कि एनिलिडा वर्ग से इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है। मेरे मित्र पहले तो आप एनिलिडा वर्ग को समझ लीजिए। हम लोग क्या कहते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को जब देखते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। प्लांट को भी अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, ब्रायोफाइटा या फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक उसी तरह एनिमल को भी अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गया, मैमल्स हो गया, एनिलिडा हो गया, आपका पेट्रिडोफाइटा हो गया, नेमोटोडा हो गया। तो ये सब ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ग्रुप हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो एनिलिडा वर्ग के जो प्राणी होते हैं या जो जीव होते हैं वो ज़्यादातर या तो जलीय होते हैं या ताज़े पानी में पाए जाते हैं। स्थल पे ये स्वतंत्र जीवी होते हैं ये, लेकिन कभी कभी ये परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। और एनिलिडा वर्ग के जो एग्जाम्पल होते हैं जीव के, वो आपके ऑप्शन में केचुआ है जिसको हम लोग राउंड वार्म बोलते हैं। फिर आपका नेरिस, ये भी आपके एनिलिडा वर्ग का ही है। और फिर आपका जो जोंक है सर, ये भी आपके पानी में पाया जाता है, तो ये भी सर एनिलिडा वर्ग का ही है। जबकि आपका जो एस्केरिस है ये एनिलिडा वर्ग का नहीं है, एस्केरिस जो है आपका नेमोटोडा वर्ग का है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, तो एस्केरिस क्योंकि ये किससे संबंधित है, नेमोटोडा से संबंधित है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल है, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट लगाना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 240 और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर डैश होगी। मेरे मित्र यहाँ पे जो 240 लिखा हुआ है ना, उसको आप वहाँ पे 240 वोल्ट कर लीजिएगा, 240 वोल्ट, तब आपका क्वेश्चन सही से पकड़ में आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 240 वोल्ट और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर क्या होगी। आपका क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कोई विद्युत बल्ब है जिसकी जो विभवांतर है वो कितनी है, 240 वोल्ट है, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 0.6 एम्पियर। आपसे पूछा जा रहा है कि इस विद्युत बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे तो उसमें जो डाटा दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे, फिर हम लोग का माइंड ऑटोमेटिकली कहेगा अच्छा यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, अच्छा ये फार्मूला लगेगा। ये आपका माइंड कब कहेगा, जब आप सही से पढ़े होंगे। अगर सही से नहीं पढ़े हैं तो फिर डाटा लिख के भी कोई फायदा नहीं है। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 240 वोल्ट और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर क्या होगी। तो आपके इस क्वेश्चन में जो विभवांतर दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, तो आप कहेंगे सर 240 वोल्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 240 वोल्ट। विद्युत धारा का मान कितना दिया हुआ है सर, तो विद्युत धारा का मान दिया हुआ है 0.6 एम्पियर। कितना दिया हुआ है, 0.6 एम्पियर। अच्छा मेरे मित्र, विभवांतर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर VA माइनस VB कहते हैं, लेकिन V से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे भैया विभवांतर का मतलब क्या हुआ, दो विभवों के बीच का अंतर। तो VA माइनस VB हम लोग कहते हैं जब उसको समझ रहे होते हैं तब, लेकिन न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो विभवांतर को आप V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धारा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, I से। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब की शक्ति क्या होगी, P इक्वल टू वाट, P इक्वल टू वाट। आप दिमाग लगा दीजिएगा कि सर P इक्वल टू तो W/T होता है, कार्य बटा समय होता है, इससे निकल जाएगा, ना निकलेगा। देखिए यहाँ पे आपसे इलेक्ट्रिसिटी का पूछा जा रहा है, तो भाई मेरे आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में आपका एक फार्मूला ये भी होता है, पावर इक्वल टू V²/R। पावर इक्वल टू क्या होता है, V²/R। मतलब शक्ति के लिए हम लोग एक फार्मूला V²/R का भी क्या करते हैं सर, उपयोग करते हैं। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे विभवांतर तो समझ पा रहे हैं कि विभवांतर दिया हुआ है, लेकिन R न दिया हुआ है। अरे भाई यहाँ पे विभवांतर और धारा दिया हुआ है तो एक से R न निकल जाएगा। आप कहिएगा कैसे, तो ओम के नियम से आप सबों को पता है कि V इक्वल टू क्या होगा, IR होगा। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I होगा। देखिए हमको खाली एक के वो फार्मूला याद है, V इक्वल टू IR, बाकी ये फार्मूला अपने आप आ गया। तो अगर आपको जड़ याद है तो जितना छीप टहनी उनी है सब याद आते रहेगा। तो R इक्वल टू V/I, तो देखिए आपका विभवांतर कितना है सर, तो सर विभवांतर है 240 वोल्ट, 240 वोल्ट। आई कितना है, 0.6 एम्पियर। चलिए यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो 240 गुना 10 बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। भाई मेरे ये कटेगा 40 से, तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा, प्रतिरोध मेरा 400 ओम हो गया प्रतिरोध। अब देखिए कि आपके क्वेश्चन में शक्ति पूछा जा रहा है, तो आपने प्रतिरोध तो निकाल लिया, रेसिस्टेंस तो निकाल लिया, और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू V²/R। मतलब क्या कि अब अगर हम शक्ति की बात करें तो यहाँ पे विभवांतर दिया हुआ है 240 वोल्ट, फॉर्मूला होता है V²। तो भाई मेरे 240 गुना 240 आप कर दो, और प्रतिरोध कितना है 400 सर। तो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करो, इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल करो, 4 6 के कितना हो जाएगा 24, 6 चौका 24, 6 दूना 12 दू 14, 144 वाट। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और PYP क्वेश्चन करने का मतलब ही होता है अपने आप को एग्जाम से पहले प्रिपेयर करना। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इक्का एल्युमिनियम आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के नाम से जाना जाता है। इक्का एल्युमिनियम, पहले तो आप ये नाम याद रख लीजिए, इक्का एल्युमिनियम आपके आवर्त सारणी में किस धातु को इक्का एल्युमिनियम बोला जाता है। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर गैलियम को क्या बोला जाता है, इक्का एल्युमिनियम बोला जाता है। गैलियम को क्या बोला जाता है सर, इक्का एल्युमिनियम बोला जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखना कि आपसे कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से किसको इक्का सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है।
इक्का सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे कि सर जर्मेनियम को, किसको सर, जर्मेनियम को किसके नाम से जाना जाता है, तो इक्का सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इक्का एल्युमिनियम आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के नाम से जाने जाते हैं, तो गैलियम धातु के नाम से जाने जाते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में ये रहता कि निम्नलिखित में से कौन सा इक्का सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होता, जर्मेनियम होता। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो मेरे मित्र आप सभी याद किए होंगे कि जितने भी नोबेल गैस एलिमेंट हैं, जितने भी नोबेल गैस एलिमेंट हैं, इन सब की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है सर, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन ध्यान में रखेंगे कि आपके पास टोटल 6 नोबेल गैस एलिमेंट हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। इन 6 नोबेल गैस एलिमेंट में भी सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, हीलियम की होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अस्थाई तत्व माना जाता है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट माना जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, तो आपको पता है कि जितने भी नोबेल गैस एलिमेंट हैं सबकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी है, हीलियम की है। तो आपके ऑप्शन में आर्गन दिया हुआ है, क्रिप्टन दिया हुआ है, नियॉन दिया हुआ है और हीलियम दिया हुआ है। आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर भी क्या है सर, ऑप्शन नंबर डी ही है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, एक्चुअली इसमें भी आपका एरर था, इसीलिए सुधार के लिखा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है, बताइए क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्या होगा इसका आंसर। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी, CO2। ये आपका इसका जो ठोस रूप होता है, CO2 के ठोस रूप को हम लोग किस नाम से जानते हैं, शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर, शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। और ध्यान में रखिएगा मेरे मित्र कि ये जो आपका ड्राई आइस है, शुष्क बर्फ है, इसमें ऊर्ध्वपातन की भी प्रक्रिया होती है। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि ऊर्ध्वपातन क्या होती है, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए। मतलब क्या, एक बार फिर से सुन लीजिए कि ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस को अगर आप गर्म करते हैं तो वो बिना द्रव अवस्था में आए सीधे किस में परिवर्तित हो जाती है, गैस में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे कि आपका कपूर हो गया, नेप्थेलिन बॉल्स हो गया, आयोडीन हो गया, ड्राई आइस हो गया, ये सब के सब क्या है सर, ऊर्ध्वपातित पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है क्या कहलाता है, तो सर ठोस CO2 को, सॉलिड CO2 को हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ड्राई आइस भी कहते हैं। आपके ऑप्शन में जो CaCO3 दिया हुआ है इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ते हैं। और ये किसका फॉर्मूला है, तो सर ये संगमरमर का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है सर, संगमरमर का फॉर्मूला है। कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, तो ध्यान में रखिएगा CaCO3 क्या है आपका, यौगिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर आप बंद कमरा में अंगीठी जलाएंगे तो सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये आपको किस चीज़, आपके बॉडी में क्या हार्म पहुँचाता है, तो ये आपके बॉडी में घुटन लाता है। अगर आपके आसपास में बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड है तो घुट के मर जाइएगा भैया। ऐसा काम मत कीजिएगा कि बंद कमरा में कभी भी आप जलता हुआ अंगीठी रखिएगा, क्योंकि जलता हुआ अंगीठी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आप समझ ही रहे हैं, और CO2 अभी हमारे इन्वायरमेंट में क्या परिवर्तन ला रहा है ये भी आप समझ पा रहे होंगे। क्यों, क्योंकि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है, वैश्विक उष्मनन का जो ये क्रियाकलाप हो रहा है, और जो बहुत तेज़ी से आपके अर्थ का टेम्परेचर कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, रीज़न बस यही है CO2 का इंक्रीज होना,
क्योंकि द इंक्रीजमेंट ऑफ CO2 लीड्स द ग्लोबल वार्मिंग। जो आपका इंक्रीमेंट है CO2 का आपके इन्वायरमेंट में, यही क्या कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को पूरी तरह से लीड्स कर रहा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि CO2 के अधिकता के चलते निम्नलिखित में से कौन सी घटना हो रही है, तो वैश्विक उष्मनन की घटना हो रही है। नेक्स्ट है आपका CaOCl2 दैट्स आर ऑल्सो नोन एज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। CaOCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं सर? ब्लीचिंग पाउडर, और इसका रासायनिक नेम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका एक और आसान सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है आपके सेट में, मैंने आपका 3-4 ही सेट अभी करवाया है, लेकिन इसमें तो 1-2 बार ये जरूर क्वेश्चन आ गया कि एक जटिल अस्थायी उत्तक है। मैंने आपको कई बार बताया कि प्लांट में 2 टाइप के उत्तक पाए जाते हैं, पहला मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, और जनरली मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आप कहेंगे कि सर 3 टाइप के मेरिस्मेटिक टिश्यू कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा आपका होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा होता है आपका लेटरल मेरिस्टेम। तो ये प्लांट टिश्यू के मेरिस्मेटिक टाइप हैं। और जो आपका परमानेंट टिश्यू होता है उसमें 2 टाइप होते हैं, पहला होता है सिंपल परमानेंट जिसको हम लोग सरल अस्थायी उत्तक बोलते हैं, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसको हम लोग जटिल अस्थायी उत्तक बोलते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप होते हैं जो आपके तीनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। और जो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, जटिल अस्थायी उत्तक होता है, उसके 2 टाइप होते हैं, पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जटिल अस्थायी उत्तक कौन सा है, तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि सर अभी तो आप बताएं कि जाइलम क्या है सर? जाइलम और फ्लोएम दोनों ही आपके जटिल अस्थायी उत्तक के उदाहरण हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इसके आसपास या इर्द गिर्द भी आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक मैंने सीरीज स्टार्ट करा है जो कि टोटल 1500 प्लस क्वेश्चन का सीरीज है। और ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डी ऑफिशियल पेपर जो 2018 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उससे लिया हुआ है। ये आपको 1500 प्लस क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर कहाँ पे मिलेगा? तो योर क्लासेस ऐप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो जा करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।